यूनिफॉर्म सिविल कोड का नाम आते ही तलवारें खिंच जाती हैं। दो धड़ों में बटे हुए लोग दिख जाते हैं। इन धड़ों में नाराज मुसलमान नेता का चेहरा भी दिखता है तो खुश होते हुए हिंदुत्व वाले नेता की तस्वीर भी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूनिफॉर्म सिविल कोड की चर्चा छेड़ी तो जैसे जंगल की आग की तरह यह फैलती गई। लॉ कमीशन द्वारा की जा रही राय शुमारी में लगभग 8.5 लाख लोगों ने अपनी राय भी दर्ज कर दी है। राजनीति के जानकार तो यह भी मानते हैं कि संभावना है कि मानसून सत्र में केंद्र सरकार इस बिल को पेश कर सकती है या फिर कम से कम चर्चा तो जरूर लाएगी। वैसे इन चर्चाओं के बीच यह भी जानना जरूरी है कि यह पहली बार नहीं हो रहा है। अंग्रेजों ने भी इस पर चर्चा की, लागू नहीं कर सके। आज़ादी मिलने के बाद बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने इसे लागू करना चाहा लेकिन हो नहीं पाया। 1985 से 2017 तक कम से कम 4 ऐसे बड़े मामले सुप्रीम कोर्ट में आए हैं जिसमें कोर्ट ने सरकार को कहा है कि जब संविधान में प्रावधान है तो सरकार यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू क्यों नहीं करती। आज के पंच तत्व में हम आपको यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में हर डिटेल बताएंगे, लेकिन उससे पहले नमस्कार, आप देख रहे हैं पंच तत्व और मैं हूं आपके साथ अनिकेत पाठक। सबसे पहले भारत में यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात अंग्रेजों के शासनकाल में हुई थी। 1835 में ब्रिटिश सरकार ने एक रिपोर्ट पेश की। इसमें क्राइम एविडेंस कॉन्टेक्ट्स को लेकर देश में समान कानून की बात की गई थी, लेकिन अंग्रेजों के शासक भी इस रिपोर्ट को हूबहू लागू नहीं कर सके, बल्कि इसमें से हिंदू और मुस्लिम पर्सनल लॉ को अलग रखा गया। रिपोर्ट लागू नहीं हुई, साथ ही इस पर चर्चा भी समाप्त हो गई। इसके बाद 1941 में बीएन रॉय की अध्यक्षता में एक कमेटी बैठी जिसमें हिंदुओं के लिए कॉमन सिविल कोड की बात उठी। अंग्रेजों के सिविल कोड और 1941 के बीएन रॉय के सिविल कोड के बाद आजाद भारत में यूसीसी पर शुरुआती वर्षों में चर्चा उठी। 1948 में संविधान सभा के सामने हिंदू कोड बिल पेश हुआ। तब इसका मकसद बताया गया कि हिंदू महिलाओं को बाल विवाह, सती प्रथा, घूंघट तथा गलत रिवाजों से आज़ादी दिलाने के लिए सिविल कोड जरूरी है। लेकिन तब जनसंघ के श्यामा प्रसाद मुखर्जी, करपात्री महाराज समेत कई नेताओं के विरोध के कारण उस समय फैसला नहीं हुआ। हालांकि फैसले का आधार जरूर बन गया। संविधान सभा में जब विरोध के बाद हिंदू सिविल कोड लागू नहीं हुआ तब 10 अगस्त 1951 को BR अम्बेडकर ने तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को पत्र लिखा। इसके बाद पंडित नेहरू तैयार हो गए, लेकिन राजेंद्र प्रसाद के अलावा कई सांसद इसके विरोध में आ गए। मामला एक बार फिर टल गया, लेकिन इसके बाद 1955 और 1956 में हिंदू कोड बिल को 4 हिस्सों में बांटकर पेश किया गया और पारित भी कराया गया। ये बिल थे हिंदू मैरिज एक्ट 1955, हिंदू सेक्शन एक्ट 1956, हिंदू एडॉप्शन एवं मेंटेनेंस एक्ट 1956, हिंदू माइनॉरिटीज एंड गार्जियनशिप एक्ट 1956। यूनिफॉर्म सिविल कोड की चर्चा तो संविधान में है, लेकिन इस पर कानून नहीं बना। सुप्रीम कोर्ट कानून तो नहीं बना सकता, लेकिन कम से कम 4 ऐसे बड़े मामले सुप्रीम कोर्ट में पहुंचे जिस पर फैसला देते वक्त कोर्ट ने सरकार को यूसीसी पर कानून बनाने को कहा है। इसके बावजूद कानून अब तक नहीं बना है। ये मामले हैं शाहबानो प्रकरण 1985, सल्ला मुदगल केस 1995, जॉन बलवंत केस 2003 और सायरा बानो केस 2017। दरअसल यूसीसी लागू करने की दिशा में किसी भी सरकार को आगे बढ़ने के लिए एक द्वंद्व से गुजरना होगा। यह द्वंद्व है धार्मिक आस्था और संवैधानिक व्यवस्था का। दरअसल संविधान के आर्टिकल 44 में यूसीसी लागू करने की चर्चा है, लेकिन दूसरी ओर संविधान के ही अनुच्छेद 25 में देश में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार भी दिया गया है। आशंका यह रही है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने पर इन दोनों में क्लैश हो सकता है। आम धारणा यह है कि मुसलमान समुदाय इसको लेकर अधिक प्रभावित हो सकता है, लेकिन मौजूदा परिस्थितियों में हिंदुओं में भी एक बड़ा वर्ग है जो यूसीसी लागू होने पर प्रभावित होगा। यूसीसी लागू होने पर शादी, तलाक, संपत्ति बंटवारा जैसे मुद्दे प्रभावित होंगे। शादी और तलाक को लेकर आम धारणा यह है कि मुसलमानों के कायदे यूसीसी लागू होने के बाद बदल सकते हैं।
अगर एक से अधिक शादियों की बात करें तो मुसलमानों की तरह कई आदिवासी समुदायों में भी यह रिवाज है। आशंका है कि यूसीसी का आदिवासी समुदाय विरोध भी कर सकता है। मेघालय में यह हो भी चुका है। जो एनडीए की सरकार इसे केंद्र स्तर पर लागू करने की बात कह रही है, उसी एनडीए की सरकार मेघालय में इसके विरोध की बात बार बार दोहरा रही है। आमतौर पर यह धारणा भी बनी है कि यूसीसी लागू हुआ तो यह तय हो सकता है कि शादियां किसके साथ नहीं हो सकती। इसमें क्लोज रिलेटिव भी एक पक्ष है। ऐसा नहीं है कि क्लोज रिलेटिव में शादियां सिर्फ मुसलमानों में ही होती है, बल्कि दक्षिण भारत में तो यह परंपरा अधिक फैली हुई है। दक्षिण भारतीय हिंदुओं में भी रिश्तेदारों में शादी का रिवाज है। तमिलनाडु में यह संख्या लगभग 26% है। 2015-16 के आंकड़े के मुताबिक तमिलनाडु में 10.5% महिलाएं अपने पिता के साइड के फर्स्ट कजिन से शादी करती हैं, जबकि 13.2% लड़कियों की शादी उनकी मां के साइड के फर्स्ट कजन से होती है। चौंकाने वाला एक आंकड़ा यह भी है कि 3.5% लड़कियां अपने अंकल से शादी करती हैं। ऐसे में यूसीसी अगर शादियों के लिए कोई पैरामीटर तय करता है तो उसका विरोध दक्षिण भारत में भी हो सकता है। इतना तो साफ है कि यूसीसी लागू होने के बाद किसी को फायदा होगा तो किसी को नुकसान। पर्सनल लॉ के मुताबिक कुछ चीज़ों में महिलाओं को कम अधिकार है। मसलन अभी मुस्लिम और पारसी महिलाओं को पुरुषों के मुकाबले कम संपत्ति मिलती है, लेकिन यूसीसी लागू होने पर बराबरी का हक मिल सकता है। वहीं कुछ समुदायों में पुरुषों को एक से अधिक शादी करने की छूट है, जबकि महिलाओं को नहीं। यूसीसी इस पर असमानता को भी समाप्त कर सकती है। आइए अब जानते हैं कि यूसीसी से क्या बदल सकता है। शादी की न्यूनतम उम्र, तलाक के आधार से जुड़े नियम, तलाक से जुड़ा प्रोसीजर, मेंटेनेंस तय करने का आधार, मेंटेनेंस देने का प्रोसीजर, गोद लेने का अधिकार, गोद लेने का प्रोसीजर, उत्तराधिकार और विरासत के नियम, पति और पत्नियों की संख्या, परिवार नियोजन से जुड़े नियम। देश में अभी विभिन्न धर्मों के पर्सनल लॉ के नियम हैं, इनके बारे में भी जान लीजिए। हिंदू, जैन और बौद्ध के लिए हिंदू मैरिज एक्ट 1955 और हिंदू सेक्शन एक्ट 1956 है। मुस्लिम के लिए मुस्लिम पर्सनल लॉ 1937, ईसाई के लिए क्रिश्चियन मैरिज एक्ट 1872, पारसी के लिए पारसी मैरिज एक्ट, सिख के लिए आनंद विवाह अधिनियम है। आइए अब समझते हैं कि यूसीसी लागू करने में क्लैश कहाँ है। दरअसल संविधान के आर्टिकल 44 में यूनिफॉर्म सिविल कोड की चर्चा है। देश में 2 तरीके के कायदे हैं। इसमें किसी भी अपराध के लिए सजा का प्रावधान एक ही है। कुछ मामलों में निर्णय पर्सनल लॉ से होते हैं। यूसीसी लागू होने पर हर निर्णय सभी भारतीयों के लिए समान होगा। जिस तरह की साफ गोई यूनिफॉर्म सिविल कोड पर है, क्लैश भी इसी में छुपा है, क्योंकि भारतीय संविधान के ही अनुच्छेद 25 में देश में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार सभी को मिला है। ऐसी स्थिति में यूसीसी का लागू होना धर्म के आधार पर चल रहे कानूनों में बदलाव का प्रयास के तौर पर देखा जा सकता है। साथ ही यह मूल अधिकारों में भी बदलाव की तरह ट्रीट किया जा सकता है। अगर मोदी सरकार मानसून सत्र में यूनिफॉर्म सिविल कोड पर बिल लेकर आती है तो यह पहली बार नहीं होगा जब संसद तक यह पहुंचेगा। इससे पहले भी एक प्रयास हो चुका है। यह प्रयास ही भाजपा के सांसद ने ही किया था, हालांकि वह एक प्राइवेट मेंबर बिल था। भाजपा के करोड़ी लाल मीणा ने राज्यसभा में प्राइवेट मेंबर बिल पेश किया था, हालांकि यह पारित नहीं हुआ। प्राइवेट मेंबर बिल कानून तभी बन सकता है जब ये दोनों सदनों से पास हो। इसी तरह की खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए पंचतत्व। धन्यवाद।